Hello, this is SKV and you are watching Mahindra English Hub. Let's start the video. आज का चैप्टर है जिसका नाम है हॉट टिप्स ऑफ नाउन. तो आज हम पार्ट 4 आपको पढ़ाने जा रहे हैं. किसका पार्ट 4? नाउन का पार्ट 4. तो बाबू हॉट टिप्स ऑफ नाउन में क्या पढ़ेंगे मालूम है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं. सब कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड है. अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट है. और वैसे बच्चे जिनकी ग्रामर बिल्कुल कमजोर है, बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है. क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको? हॉट टिप्स ऑफ नाउन. हॉट टिप्स ऑफ नाउन में आप सोच रहे होंगे मेरे भाई क्या पढ़ाने जा रहे हैं? यूनिक चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो और कहीं नहीं मिलेगा. अब चलिए हम लोग चलते हैं. यहां पे लिखा हुआ है क्या? यहां पे क्या लिखा हुआ है देख रहे हैं ना? यहां पे क्या लिखा हुआ है? ओ क्लॉक. जानते हैं ओ क्लॉक का कहां पे हाँ करते हैं? ओ का मीनिंग क्या होता है? नहीं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ओ का मीनिंग क्या होता है. ओ का मीनिंग होता है बाबू, अगर आप देखते हैं तो यो का मीनिंग होता है ऑफ. ओ का मीनिंग होता है ऑफ. बोलिए क्या होता है मेरे बाबू? ओ का मीनिंग ऑफ होता है. और उसके बाद इसका क्लॉक, और जब ऑफ क्लॉक दोनों मिल जाता है तो उसका हिंदी होता है बजे हैं. और पता है कहां पे प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है पक्का समय बताने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट समय बताने के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग करते हैं. और ओ एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या हुआ? ऑफ क्लॉक. आप समझ गए होंगे. अब यहां पे अगर मैं बोलूं आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, परफेक्ट 7 बजे की बात कर रहे हैं कि मैं 7 बजे विद्यालय जाता हूं. अगर हम बोल रहे हैं आई टेक टी एट 4 o'clock इन द इवनिंग, इसका मतलब है कि मैं शाम में 4 बजे चाय पीता हूं. जस्ट अब हमारे पास लिखा हुआ है कजन, मेरे भाई. अब यहां पे बड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है. तो आपको जानना होगा. जानते हैं क्या देता है? कजन के साथ ब्रदर लगा देता है, कजन के साथ सिस्टर लगा देता है. और आप गलती कर देते हो मेरे भाई एग्जाम में. लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आपके गुरु भारती जी है ना, मेरे रहते हुए आपको गलती नहीं होगा. अब आप एग्जाम में आराम से बैठेंगे और समझ में आ जाएगा कैसे कॉमन एरर चुनना है हमको. अब इसमें लिखा हुआ है कजन के साथ ना तो ब्रदर रहेगा ना सिस्टर है, क्योंकि कजन का हिंदी होता है चचेरा भाई चचेरी बहन. तो फिर ब्रदर सिस्टर इसमें जोड़ने की क्या बात है? तो इसीलिए मैंने जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा बाबू, सी इज माई कजन ब्रदर. अरे ये सुपर फ्लावर्स है, क्या है? फालतू है, स्लैंग्स है. सेंटेंस में समझने की कोशिश करो. ये जो है स्लैंग्स है, गलत है बाबू. अगर इसके जगह पर अगर सिस्टर भी देता तो समझ लेते कि मेरा सेंटेंस गलत है. तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, कजन अर्थ देता है चचेरा भाई और चचेरी बहन. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए यहाँ पे बाबू 3 ऐसे वर्ड्स हैं. याद रखिए, दिमाग में बना लीजिए, दिमाग में रखिए मेरे भाई, रखिए. कंपटीशन का तैयारी करते हो, रखना पड़ेगा. क्वाड, COWARD, क्वाड, COWARD, जिसको डरपोक हम लोग बोलते हैं. माइजर, जिसको कंजूस हम लोग बोलते हैं. और फूल, जिसको मूर्ख बोलते हैं. ये दुनिया में 3 ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में नाउन है. मेरे प्यारे बच्चे, आपको मालूम होगा कि एडजेक्टिव हमेशा अकेले आता है, लेकिन नाउन अपने साथ आर्टिकल लेकर आता है. अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर क्वाड के साथ आर्टिकल लगा हुआ हो तो समझ लेना कि नाउन है, लेकिन अगर क्वाड अकेला रहेगा तो समझ लेना भाई कि एडजेक्टिव है. इसके साथ नाउन लगा के हम लोग सुपर फ्लावर्स करते हैं. पता है कैसे? अगर मान लीजिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि अगर मान लीजिए यहां पे देखिए एक चीज को, कि अगर मैं इस तरीके से एक सेंटेंस लिखूं कि यू आर अ फूल, और उसके बाद फिर से मैन जोड़ रहे, अब कह रहे यू आर अ क्वाड, मैन जोड़ रहे हैं. फिर से देखिए, और यू आर अ माइजर, मैन जोड़ रहे हैं. हम इस चीज को बता रहे हैं. क्या आपको नहीं लग रहा है कि सुपर फ्लावर्स है?
अरे मेरे बाबू, यू आर अ फूल का मतलब ही हुआ कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हो, क्योंकि नाउन लगा हुआ। और अगर केवल फूल बोल रहे हैं तो आप मूर्ख हो। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। 3 शब्द क्वार्ड, मेरे साथ बोलो क्वार्ड, मेरे साथ बोलो क्वार्ड, फूल फूल फूल। और तीसरा शब्द है बाबू माइजर, माइजर। ये क्या है? नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। नाउन होगा तो फिर क्या लेगा अपने साथ? आर्टिकल। लेकिन जब एडजेक्टिव होगा तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। हाँ, आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव अगर अपने पहले आर्टिकल लेता है तो बाद में कोई न कोई नाउन लेता है। तो खैर आप समझ गए होंगे किसके बारे में? क्वार्ड, माइजर और फूल के बारे में। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है कि बाबू क्वार्ड, माइजर, फूल दुनिया में केवल 3 शब्द हैं जो एडजेक्टिव भी है और स्वयं नाउन भी है। ओके, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है बाबू, अब जो प्रॉब्लम हॉट टिप्स में आता है हमको जानना होगा क्या। तो 3 शब्द आपके सामने मैंने पहले लिखा। एक लिखा ड्रेस, क्या लिखा बाबू? DRESS, ड्रेस। दूसरा वर्ड लिखा SUIT, शर्ट। और ये यूनिफॉर्म लिखा। अक्सर एग्जाम में गलती करता है, क्योंकि ड्रेस लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, सूट मर्दों के लिए, लड़कों के लिए यूज किया जाता है, और यूनिफॉर्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी भी संस्था में सबको एक दिखलाने के लिए। क्योंकि जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो हिंदू भी कुछ लोग होंगे, सिख भी कुछ लोग होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे ईसाई भी होंगे, लेकिन सबका यूनिफॉर्म एक होता है। यूनिफॉर्म, अगर लड़की अलग से कुछ पहने हुए तो ड्रेस कह सकते हैं, लड़का अलग से कुछ पहने हुए तो सूट कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर वो है, किसी स्कूल्स में है, किसी क्लब में है और उसका अपना एक स्पेशल यूनिफॉर्म है, तो वो ड्रेस नहीं है बल्कि क्या है? यूनिफॉर्म है। और ड्रेस किसके लिए बाबू? तो ड्रेस लड़कियों के लिए। सूट किसके लिए? तो ये मर्दों के लिए, लड़कों के लिए यूनिफॉर्म जो एक दिखने के लिए किसी भी संस्था में हो। अब जैसे देख लीजिए, हर ड्रेस इज न्यू, लड़की के लिए। हर किसके लिए प्रयोग होता है? लड़कियों के लिए। हिज सूट इज न्यू, किसके लिए प्रयोग होता है? हिज का, आई मीन लड़कों के लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स हैव देयर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स का अपना यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी स्कूल में पढ़ते होंगे तो उनका अपना यूनिफॉर्म होगा। तो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट भी आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आगे आते हैं भाई। अब देखिए लिखा हुआ यहाँ पे COST, कॉस्ट, PRISE, प्राइस। कॉस्ट और प्राइस दोनों आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग क्योंकि जानते हैं कि प्राइस का हिंदी क्या होता है तो आपको पता है, और कॉस्ट का हिंदी क्या होता है तो पता है। जब पहले से किसी वस्तु में अगर फिक्स्ड होता है तो हम लोग उसको प्राइस लिखा हुआ देखते हैं, आप देखिएगा। लेकिन जब तौल मोल करके जब उसको हम खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट कहते हैं। लगाने का तरीका यही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ द टेबल इज फिक्स्ड, और यहाँ लिखा है प्राइस, द प्राइस इज फिक्स्ड। है तो वही दोनों, चूंकि बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो हम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन छोटी छोटी चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे विटनेस और एविडेंस लिखा हुआ। बाबू क्या लिखा हुआ? विटनेस, WITNESS, विटनेस। एविडेंस, EVIDENCE। एविडेंस का मतलब साक्ष्य होता है, विटनेस मीन्स गवाह होता है। एविडेंस का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है और विटनेस का प्रयोग सजीव वस्तुओं के लिए होता है। अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम आता है तो जानते हैं किस तरह का प्रॉब्लम देगा? यानी जब भी देगा तो प्रॉब्लम देगा आपको कि जहां एविडेंस लगाना चाहिए था वहां पे विटनेस लगा देता है, और जहां पे विटनेस लगाना चाहिए था वहां पे एविडेंस लगा देता है। अब जरा सा आप सेंटेंस देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जब हमने लिखा है, ठीक है, विटनेस, क्या लिखा है बाबू? विटनेस। और यहाँ पे क्या लिखा है? एविडेंस। तो बाबू जो विटनेस देख रहे हैं, मैंने लिखा शिबू सोरेन इज द विटनेस ऑफ दिस केस। शिबू सोरेन एक लिविंग बीइंग है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, इसीलिए मैंने उसको विटनेस का प्रयोग किया है, उसके लिए विटनेस। और यहां लिखा हुआ है द वॉच ऑफ द क्रिमिनल, अपराधी का घड़ी। बाबू घड़ी क्या है? वस्तु है। और देख लीजिए इज एविडेंस, साक्ष्य है, आई मीन ये वस्तु के लिए एविडेंस का प्रयोग, और विटनेस जो है किसके लिए? व्यक्ति के लिए। याद रखिएगा। अब जानते हैं गलती कैसे करेगा? एग्जाम में उलट पलट करके दे देता है, जहां पे विटनेस का प्रयोग करना चाहिए वहां पे कर देता है एविडेंस का, और जहां पे एविडेंस का प्रयोग करना चाहिए वहां पे मेरे प्यारे बच्चे दे देता है क्या? विटनेस का। इसीलिए आपको ध्यान रखना है ताकि कोई गलती नहीं हो सके। अब देखिए वर्क और वर्क। देखो भाई, वर्क सिंगुलर भी होता है, वर्क प्लुरल भी होता है।
अब समझना है कि कहाँ सिंगुलर होता है और कहाँ प्लूरल होता है। तो देखिए, वर्क सिंगुलर तभी होगा जब इसका हिंदी काम होगा। मेरे बच्चे समझेंगे, वर्क तभी सिंगुलर होगा जब इसका हिंदी काम होगा। आई हैव अ वर्क, मेरे पास एक काम है। ये मेरा कहने का मतलब है कि आई हैव ए वर्क, तो मैं यहां समझा रहा हूं मेरे पास एक काम, आई हैव ए वर्क, मेरे पास एक काम है। भाई ये क्या है? सिंगुलर है क्योंकि इसका हिंदी काम है। लेकिन ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी। कब? जब इसका हिंदी होगा मेरे प्यारे बच्चे, रचना। याद रखिएगा, वर्क का हिंदी होता है काम और वर्क का हिंदी होता है रचना। और जब रचना के सेंस में यूज करेंगे तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और मेरे बच्चे प्लुरल भी हो सकता है। जब एक रचना की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वो सिंगुलर का काम करेगा, लेकिन एक से अधिक रचना की बात करेंगे तो समझ लीजिए कि वो प्लुरल का काम करेगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिखे हैं। द गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद। भाई किसने लिखा है गोदान? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद का ये रचना है, एक है, इसलिए मैंने क्या लिखा? द गोदान इज अ वर्क। भाई वर्क के पहले मैंने ए लगाया, यानी रचना की बात कर रहा है, यानी एक रचना है किनकी? प्रेमचंद की। लेकिन यही देख लीजिए, दो बात हो रही है, द गोदान एंड द गबन। क्या? द गोदान एंड द गबन आर द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद। रचना नहीं है, गोदान और गबन उनकी रचनाएं हैं, इसलिए मैंने वर्क्स का प्रयोग किया। तो रचना के अर्थ में हम लोग सिंगुलर प्लुरल दोनों का प्रयोग करते हैं। और मेरे भाई मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ और शब्द हैं आपके पास। क्या शब्द है भाई? वर्ड सिंगुलर होता है, जानते हैं कब बाबू? वर्ड सिंगुलर होगा जब इसका हिंदी होगा क्या बाबू? वर्ड, याद रखिएगा, वर्ड सिंगुलर होगा जब इसका हिंदी होगा वचन। ठीक है, प्रतिज्ञा। अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है, मैं आपको वचन देता हूं, जस्ट आई गिव यू ए वर्ड, वचन, तो हमेशा सिंगुलर होगा मेरे बच्चे। लेकिन जब वर्ड यहाँ पे शब्द का काम करेगा, वर्ड का हिंदी अगर शब्द होगा तो समझ लीजिए कि सिंगुलर प्लुरल दोनों। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ईट मीन्स क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, इट मीन्स खाना होता है। और जब खाना होता है तो मैंने लिखा इट इज ए वर्ड। सही बात है कि ईट एक शब्द है, तो ईट एक शब्द है क्योंकि इसका हिंदी शब्द हुआ। और जब मैंने लिखा राजू इट्स फिश, राजू मछली खाता है, आर वर्ड्स, तो देखिए एक वर्ड तो ये राजू हो गया, दूसरा वर्ड तो इट्स हो गया, तीसरा वर्ड फिश हो गया, आर वर्ड्स। तो ये है कि राजू इट्स फिश में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? 3 शब्दों का। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पे लिखा आर वर्ड्स। क्यों लिखा वर्ड्स? क्योंकि शब्द से बना शब्दों। आप समझ गए होंगे, क्या समझे होंगे कि बाबू जब वचन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है वर्ड का तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन जब शब्द के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। शुरू से आप पढ़ते हैं। अब भाई एक वर्ड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ब्रदर, और यहाँ पे दिख रहा है ब्रेदरेन। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम ब्रदर का प्लुरल बनाएंगे ना बाबू, समझिएगा, तो ब्रदर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? BROTHERS। लेकिन एक और उसका प्लुरल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेदरेन। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, हमेशा एग्जाम्स में गलती करता है कि जैसे जानते हैं हम लोग राम एंड लक्ष्मण वेयर ब्रदर्स लिखे, यहाँ ब्रेदरेन कर देगा। तो आपको समझना है कि कैसे गलती हुआ। तो इसलिए गलती हुआ कि जब खून का रिश्ता होता है, जब अपना कोई सगा होता है, तो उसके लिए ब्रदर्स का प्रयोग करते हैं, ब्रदर का नहीं। लेकिन जब प्लुरल सेंस में वही ब्रदरेन का प्रयोग करते हैं तो समझौते का भाई होता है। जैसे पूरे भारतीय हम लोग क्या है? भाई भाई है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, सब हम लोग भाई भाई। इस सौहार्द की बात हो रही है, खून की बात नहीं हो रही है। खून का रिश्ता नहीं है, सौहार्द का। मैं समझता हूं कि हाँ मेरा पड़ोसी भाई है,
खून का रिश्ता नहीं है। तो वहां पे हम ब्रदरिन का प्रयोग करते हैं। और ये जो देख रहे हैं ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर्स अगर यूज करें तो आप देखिए क्या लिखा हुआ, बाबू राम एंड लक्ष्मण वेर ब्रदर्स। राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे ना, लेकिन खून का रिश्ता था ना। अब दोनों के पिता कौन थे? दशरथ। अब ये जो है खून का रिश्ता था, लेकिन ब्रदरिन कह रहे ऑल इंडियंस आर ब्रदरिन, मतलब सारे भारतीय भाई भाई है। सही बात है कि भाई भाई है, लेकिन समझौते का भाई है। अब लास्ट में एक वर्ड दिख रहा होगा जीनियस। आप जानते होंगे कि जीनियस का हिंदी क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि वाले, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट को हम जीनियस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उसको हम जीनियस कहते हैं। और जीनियस का दो प्लुरल बनता है, पता है कौन सा? एक प्लुरल जो बनता है जेनी। जेनी देख लीजिए, इस पर भी प्रॉब्लम देता है। अब यहाँ पे देखिए ZENI, जेनी का मतलब जानते हैं क्या होता है? भूत होता है, भूत होता है, पिशाच होता है, ये सब होता है, किचन चुड़ैल होता है। लेकिन जानते हैं जीनियसेस का हिंदी क्या होता है? जीनियसेस का हिंदी होता है बहुत सारे मेधाविशाल। यानी जीनियस का प्लुरल जीनियसेस भी होता है और जीनियस का प्लुरल जेनी भी होता है। तो जेनी का अर्थ क्या होता है बाबू? भूत पिशाच होता है। और यही अगर हम यूज कर रहे हैं जीनियसेस तो कुशाग्र बुद्धि वाले। और अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें, अगर एग्जाम्पल मैं दूं यहाँ पे, तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा क्या कि प्रिंसिपल ने गलती करता है एग्जाम में, जानते हैं किस तरीके से एरर देता है? कहे अच्छा एक बात बताइए, मैंने बताया कि प्रिंसिपल हमारे प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य ने, ठीक है ना, मेरे प्रधानाचार्य या हमारे प्रधानाचार्य ने बच्चों के बीच में, ठीक है, तो बच्चों के बीच में जो लिखे वहां पे कह रहे हैं कि भाई मेघावी बच्चों के बीच में क्या बांट दिए है, ठीक है ना, प्राइस बांट दिए हैं। तो जब प्राइस बांटे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो जेनी होगा प्लुरल वहां पे कि जीनियस है। क्योंकि आप समझ लीजिए भूत पिशाच को तो प्राइस दिए नहीं होंगे, जब भी दिए होंगे तो कोई ना कोई स्टूडेंट्स को दिए होंगे। अब स्टूडेंट्स दिए होंगे तो वो जो होगा जीनियसेज होगा। और यही एग्जाम में प्रॉब्लम करता है, जहां पे जेनी देना चाहिए वहां जीनियसेज का प्रयोग कर देता है, जहां पे जीनियसेज देना चाहिए वहां पे कह रहे हैं हनुमान सेव्स अस फ्रॉम जीनियसेज। भाई सेंटेंस गलत हुआ ना। हनुमान भूत पिशाच से ना हम लोग को बचाते हैं कि कुशाग्र बुद्धि वाले से हम लोग को बचाते हैं। तो होना चाहिए था हनुमान सेव्स अस फ्रॉम जेनी, लेकिन क्या लिख देगा वहां पे? जीनियस। यही कॉमन एरर है भाई। मैं धीरे धीरे करके सब कुछ समझा दूंगा। मुझे लगता है कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। और आगे फिर मिलते हैं। और अगर शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहे तो मेरा दावा है कि मैं आपको व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण सिखा दूंगा और सिखा कर छोड़ूंगा। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।